सो विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। तो इस चैप्टर में हम जितने भी हमारी यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शंस हो जाती हैं उनके अगेंस्ट हम कौन से ड्रग का यूज़ करते हैं वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होती हैं यूटीआईज, इसी को हम बोलते हैं दैट यूटीआईज जो काम करती हैं अगेंस्ट बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया में भी ग्राम पॉजिटिव भी हो सकता है और ग्राम नेगेटिव भी हो सकता है। अब यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शंस होती तो हैं, लेकिन क्या मतलब क्या इन्फेक्शंस है वो, तो उसके बारे में देख लेते थोड़ा सा। जैसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस की बात करें तो उसमें आती है हमारे पास यूरिथराइटिस, सिस्टिटिस, ठीक है, और वेजानाइटिस, वो सब। तो अब जो यूरिनरी, इसमें हम देख लेते हैं सबसे पहले तो है सिस्टिटिस। इट इज़ द क्लियर और इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पर जो इन्फेक्शन होती है इज इन इन्फेक्शन ऑफ ब्लैडर, यानी यूरिनरी ब्लैडर, यानी उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, दिक्कत होगी उसमें। दैन आता है हमारा वेजानाइटिस, वजाइना में इन्फ्लेमेशन हो जाना जिसकी वजह से डिस्चार्ज होता है, पेन होता है, इचिंग होगा एंड इन्फ्लेमेशन तो होगा ही होगा। एंड यूरिथराइटिस, यानी यूरिथरा में इन्फेक्शन हो जाना, उसकी वजह से क्या, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा तो पेन होगा ड्यूरिंग द यूरिनेशन। वजाइनाइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ वजाइना, यूरिथराइटिस इज इन्फेक्शन ऑफ यूरिथरा, यानी पेन होता है ड्यूरिंग यूरिनेशन, कुछ अलग से डिस्चार्ज होगा, ब्लड आएगा, वो सब। तो अब ये जो एंटी, हम यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट यूज़ कर रहे हैं, यानी जो भी हमारी यूटीआईज है, यूटीआईज हम इन्हीं को बोलते हैं जो हम अगेंस्ट यूज़ कर रहे हैं, याद रखना। तो ये हम अगेंस्ट बैक्टीरिया यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब इन सब के लिए हम यूज़ करते हैं। अब इसमें कौन कौन से ड्रग हम यूज़ करते हैं यूटीआईज में, जैसे इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस रहेगा क्यूनोलोन्स पे, और कुछ मिसलेनियस कंपाउंड है, और कुछ हम सल्फोनामाइड्स, याद रखना सल्फोनामाइड्स का भी यूज़ करते हैं टू ट्रीट यूटीएस, जैसे सल्फासिटामाइड, सल्फाथाइजिन वगैरह, और कुछ मिसलेनियस कंपाउंड है, ठीक है। क्यूनोलोन्स में जैसे आ जाते हैं हमारे सिप्रोफ्लोक्सासिन वगैरह 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 एंड सम मिसलेनियस। बस इतना याद रखना, जो क्यूनोलोन्स है ना इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक इसका एसएआर, इसका मैकेनिज्म एक्शन, इसके स्ट्रक्चर, वो सब देखना पड़ेगा। और मिसलेनियस में तो 2-3 ही है, वो सब देख लेते हैं आगे। तो अब यूटीआई सबसे पहले हम देखेंगे क्यूनोलोन्स, ठीक है। क्यूनोलोन में इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले क्यूनोलोन में बेंजीन रिंग होती है, देन दूसरी वाली पे नाइट्रोजन होता है फर्स्ट पोजीशन पे। अब ये भी उसकी तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हम एक्स मानते हैं। अगर यहाँ पे हुआ कार्बन तो वो क्यूनोलोन बनेगा, लेकिन कहीं कहीं पे कार्बन नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं नेप्थाइड्रिन रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पर एरोमेटिक रिंग होनी चाहिए, यानी कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे भी होता है, लेकिन जैसे मान लेते हैं ऐसे है रिंग, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्यूनोलोन। अगर यहाँ पे एक्स सी होगा तो ये हमारा क्यूनोलोन होगा, देन हमारा क्यूनोलोन डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब होता क्या है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो यानी अब कार्बन तो 4 ही बॉन्ड मान सकता है, मतलब ये बॉन्ड उसका टूट गया, तो इस रिंग में एक ही रिंग होता है, तो इस रिंग को हम डाइहाइड्रो रिंग भी बोलते हैं, ठीक है, डाइहाइड्रो रिंग। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ और यहाँ पर COOH ग्रुप है, ये चीज़ याद रखना। अब ये दोनों ग्रुप एसेंशियल है फॉर द एक्टिविटी ऑफ क्यूनोलोन्स, ताकि ये एज अ यूटीआई काम कर सके, ठीक है। अब यहाँ पर जो ये रिंग है, इस रिंग को हम बोलते हैं, अब ये रिंग तो है पायरिडीन, लेकिन अब यहाँ पे इसमें O ग्रुप भी लगा है, तो ये बन जाएगी पायरोडोन, पायरीडोन। अब याद रखना ये रिंग जो है वो एसेंशियल है फॉर एक्टिविटी, ठीक है। ये ग्रुप, ये तीनों एसेंशियल है फॉर एक्टिविटी। अब यहाँ पे 3 ग्रुप लगे होते हैं, इस नाइट्रोजन पे एक, इसको मिला देते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ एक्स, अगर C होगा तो ये क्यूनोलोन्स है, और एक्स यहाँ पे नाइट्रोजन भी हो सकता है, तो उस रिंग को हम बोलते हैं 1 और 4 पे कोई भी बॉन्ड नहीं है, मतलब हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे मान लेंगे 1,4 डाईहाइड्रो
और इस रिंग को बोल देते हैं जब यहाँ पे नाइट्रोजन लग जाता है 1 8, यानी फर्स्ट और 8 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। ठीक है, तो याद रखना अगर x n के बराबर है तो ये नाम है, और अगर x c के बराबर है तो क्यूनोन। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे स्ट्रक्चर किसमें n के बराबर है, किसमें c के बराबर है। और ये कहता है कि अगर n के बराबर होता है तो उसकी एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब नेप्थैरिडीन्स थोड़ा सा एक्टिविटी ज़्यादा शो करते हैं। और ये तो पता ही है पायरोडिन रिंग इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी, तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्रुप अटैच होगा। तो जो पायरोडिन रिंग है दिस इज पायरिडोन रिंग, दिस इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। अब यहाँ पे हमारे 3 ग्रुप जुड़े होंगे। सबसे पहले यहाँ पे R1 4 5 6, देयर इज R6, देयर इज R7। ठीक है, R1 की बात करें तो R1 यहाँ पे मस्ट बी अल्काइल सब्स्टिट्यूशन, यानी यहाँ पे हम मिथाइल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इथाइल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, देन प्रोपाइल या साइक्लोप्रोपाइल सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो अगर इथाइल या साइक्लोप्रोपाइल करते हैं तो ये एक्टिविटी बढ़ाते हैं। ठीक है, इसके लिए याद रखना R6 पे मेन हम फ्लोरीन ही करते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, तो ये जो फ्लोरीन है ये एक्टिविटी बढ़ाता है, जितना याद रखना। मेनली फ्लोरीन यूज़ कर सकते हैं, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो वो याद रखना R6। और R7 की बात करें तो R7 पे हमारा या तो हम कोई भी अल्काइल सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, या फिर मेनली हम हाइड्रोसाइक्लिक रिंग में जिसका सब्स्टिट्यूशन करते हैं डेट इज पाइपेराजीन। पाइपेराजीन मतलब 2 ऐसे तरीके से नाइट्रोजन नाइट्रोजन, लेकिन 2 नाइट्रोजन है और कोई भी बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए पाइपेराजीन। ठीक है, या तो पाइपेराजीन की वो करते हैं, और अगर पाइपेराजीन का करते हैं तो ये हमारा एक्टिविटी इंक्रीज करता है। ठीक है, आगे हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात, ये हमारा फुल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसमें 3 जगह पे सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। पहली जगह पे अल्काइल सब्स्टिट्यूशन होनी चाहिए, इथाइल साइक्लोप्रोपाइल, तो एक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, यहाँ पर ओ डबल बॉन्ड ओ और COH ग्रुप एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। उसके बाद उसके बाद ये जो पायरोडिन रिंग है दैट इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। ठीक है, वो कैसे बनती है, जब यहाँ पर हम डबल बॉन्ड यहाँ पे लगाएंगे और यहाँ पे ओन ग्रुप आ जाएगा, क्योंकि ये खुद ये जो रिंग है दैट इज पायरिडिन। देन उसके बाद R6 पे हम फ्लोरीन जोड़ते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ेंगे तो ही एक्टिविटी बढ़ेगी। उसके बाद R7 की बात करें तो अल्काइल सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। मेनली जो है हाइड्रोसाइकिल्स में हम पाइपराजिन की सब्स्टिट्यूशन करते हैं जिससे एक्टिविटी बढ़ती है। XN है तो डाईहाइड्रो नेप्थैरिडीन जिसकी एक्टिविटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और XC है तो क्यूनोन्स। ठीक है, ये हो गया इसका SAR। और रही बात इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन की, तो वो थोड़ा एक्सेप्शन केस है, वो हम आगे देखेंगे जब स्ट्रक्चर तो हमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वो थोड़ा सा बना देंगे। अब क्यूनोरॉन्स की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर याद करने के लिए कुछ ऐसे ट्रिक के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि हमारे पास नो स्ट्रक्चर है, तो नो स्ट्रक्चर हम लिखने लगेंगे तो हमें मतलब स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा डिफरेंस है। तो उस सब के चक्कर में लाइक अगर हमें नाम सीरियल वाइज याद होंगे ना तो हम स्ट्रक्चर आराम से बना देंगे। ठीक है, तो वी हैव यहाँ पे हमारे पास 4 जनरेशन है ड्रग की। तो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन में तो हमारे पास आता है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब ये जो है हमारा ये फर्स्ट जनरेशन ड्रग है। ठीक है, वो मैं आगे बताता हूँ। अब सेकंड जनरेशन के जो हमारे पास 3 ड्रग हैं, सॉरी 4 ड्रग हैं। नॉरफ्लॉक्सासिन, अब जितने भी हमारे फ्लॉक्सासिन है वो सब हमारे क्विनोलोन में आएंगे। नॉरफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, इनॉक्सासिन और ओफ्लॉक्सासिन। तो पहले हम इनॉक्सासिन लिखेंगे, क्योंकि इनॉक्सासिन की थोड़ी सी सिमिलैरिटी है विद नाइट्रिक एसिड। देन सिप्रोफ्लॉक्सासिन,
इसके बाद आता है ओफ्लोक्सासिन, उसको बिल्कुल सेंटर में लिखेंगे क्योंकि उसका स्ट्रक्चर इन सबसे ही डिफरेंट है। देन आ जाता है हमारा लोमेफ्लोक्सासिन, देन स्पारफ्लोक्सासिन, देन आ जाता है हमारा गैटिफ्लोक्सासिन और मोक्सीफ्लोक्सासिन। एंड मोक्सीफ्लोक्सासिन। अब यहाँ पे थोड़ा सा मोक्सीफ्लोक्सासिन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ठीक है, और ऑक्सीफ्लोक्सासिन का तो थोड़ा ज़्यादा ही डिफरेंट है, इसको मैंने सेंटर में रख दिया, ठीक है। अब याद रखना। अब जो नाइट्रिक एसिड है डेट इज़ हमारा, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन ड्रग है। बाकी ये 3, ये 4, ये 5, ये पांचों हमारे सेकंड जनरेशन के ड्रग हैं। स्पारफ्लोक्सासिन हमारा सेकंड जनरेशन ड्रग है और गैटिफ्लोक्सासिन और मोक्सीफ्लोक्सासिन हमारा फोर्थ जनरेशन ड्रग है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पारफ्लोक्सासिन जो हमारा थर्ड जनरेशन ड्रग है। दिस इज स्पारफ्लोक्सासिन, एक ही ड्रग दिया है। बाकी गैटी और मोक्सी हमारे फोर्थ जनरेशन ड्रग है। मेरा काम है अभी स्ट्रक्चर याद करवाना, तो वो कैसे याद करवाना है, सबसे पहला याद रखना नाइट्रिक एसिड और इनॉक्सासिन। ठीक है, ये यहाँ पे एक इनका पेयर बनेगा, बाकी कहीं नहीं बनेगा। अब यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ COH, यहाँ पे डबल बॉन्ड है पायरोडोन, और यहाँ पे हमारा X है। अब जो X है, X इज़ ओनली फॉर नाइट्रिक एसिड और इनॉक्सासिन के लिए ही हमारा N है, बाकी सब के लिए X जो है वो C है, यानी बाकी सब में क्यों रिंग आएगी, सिर्फ हमारा नाइट्रिक एसिड और इनॉक्सासिन में आएगी। इनॉक्सासिन, ऑफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, लोमेफ्लोक्सासिन, पांचों के पांचों ड्रग सेकंड जनरेशन ड्रग है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे हमारा R1, R2, R3 आ रहा था, ये हमारा R2 सेकंड पोजीशन पे है। दिस इज R6, दिस इज R7। हमने बोला था R6 जो है वो ऑलवेज फ्लोरीन ही रहता है, ठीक है, अगर होता है तो। बस फर्स्ट जनरेशन में याद रखना, फर्स्ट जनरेशन में जो R6 है वो नहीं होता है, बाकी सब में R6 फ्लोरीन आएगा। ऑल कंटेन R6 फ्लोरीन। तो मतलब एक ही एक्सेप्शन रह गया कि बस यहाँ पे R6 जो है वो फ्लोरीन नहीं डालना, बाकी जगह हर जगह पे फ्लोरीन डाल देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, R7 के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे सॉरी R2 नहीं है, R1 है, नाइट्रोजन 2 हो रहा है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इतना तो सबको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले हमने नाइट्रिक एसिड बनाना है। ये फर्स्ट जनरेशन का ड्रग है, तो यहाँ पे हमारा R6 यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा होता है, यहाँ पे कोई भी फ्लोरीन जुड़ा नहीं होगा, तो ये सबसे स्ट्रक्चर अलग हो गया। अब बाकी सब में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, इतना याद रखना है। उसके बाद नाइट्रिक एसिड का एक ही हमारे पास दिया सिलेबस में, दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन का ड्रग। थर्ड जनरेशन का स्पारफ्लोक्सासिन है, गैटिफ्लोक्सासिन, मोक्सीफ्लोक्सासिन बहुत ही अपडेटेड है, जो फोर्थ जनरेशन ड्रग्स हैं। बाकी जितने बच गए वो सब हमारे सेकंड जनरेशन के ड्रग्स हैं, ठीक है, इतना याद रखना। और नाइट्रिक एसिड और इनॉक्सासिन में हमारा X=N है, यानी ये नेप्थाहाइड्रिन वाली रिंग है। यहाँ पर हमारी एरोमेटिक होगी रिंग ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। बाकी सब में X=C, यानी ये बाकी सब में क्यूनोलोल रिंग ही हमें मिलने वाली है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर इसको आगे पढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्पारफ्लोक्सासिन की थर्ड जनरेशन, और बाकी ये 3 ऑफ्लोक्सासिन, नोफ्लोक्सासिन सेकंड जनरेशन ड्रग है, ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने थोड़ा सा शिफ्ट करके लिख दिया, इतना सबको पता है। ये फर्स्ट जनरेशन ड्रग है, ये 3, और ये लोमेफ्लोक्सासिन ये हमारे सेकंड जनरेशन ड्रग है। स्पारफ्लोक्सासिन हमारा थर्ड जनरेशन ड्रग है, और ये दोनों हमारे फोर्थ जनरेशन ड्रग है। यानी इनमें कुछ ऐसा होगा जो इसमें नहीं होगा, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में ये स्किप किए हैं। स्पारफ्लोक्सासिन में कुछ ऐसा होगा जो इन सब में नहीं होगा, क्योंकि जैसे नाइट्रिक एसिड में फ्लोरीन नहीं था, बाकी सब में फ्लोरीन आया। बस इस तरीके से याद रखना है। अब हमने देखा था नाइट्रिक एसिड और इनॉक्सासिन में नाइट्रोजन था। अब नेक्स्ट पॉइंट, पहले 2 और ये 2, और यहाँ पर पहला 1 और अगले 3, ठीक है,
क्योंकि ये तीनों थर्ड और फोर्थ जनरेशन के ड्रग्स हैं। तो यहाँ पर जो हमारा हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया था क्यूनोलोन वाला, अब मैं यहाँ पे इसको क्यूनोलोन के रेफरेंस में ही देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे था नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड O, COOH, ये था R1, ये था R7, ये था R6, ठीक है। क्योंकि अब नाइट्रोजन वाला तो गायब हो गया नाइट्रोजन ऑक्सीजन। अब आगे ग्रुप देखते हैं। अब R1 जो है, मैं यहाँ पे R1 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो R1 सभी के लिए यहाँ पर जो है C2H5, यहाँ पे भी ऊपर वालों के लिए C2H5, लेकिन 2 कार्बन थे, अब यहाँ पे हमारी साइक्लोप्रोपाइलिंग बन जाती है 3 कार्बन, यानी CH2 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 तीनों जुड़कर एक साइक्लोप्रोपाइल रिंग बना देंगे अगले स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो ये याद रखना है, यहाँ पर इथाइल था, यहाँ पे प्रोपाइल आ गया। और रही बात ओफ्लोक्सासिन की, तो ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर देता है, इसलिए इसको अभी हम थोड़ा साइड पे रखते हैं, ठीक है। ये होगी R1 की बात। अब R7 के लिए अब नेक्स्ट में बात करेंगे R7 की। तो यहाँ पे मैं R7 की बात कर रहा हूँ, ठीक है। R7 थोड़ा डिफरेंट है। अब फर्स्ट जनरेशन में जो है R7 बस बिल्कुल सिंपल CH3 है। तो मैंने बोला हल्काई सब्स्टिट्यूशन होती है, या फिर हमारा यहाँ पे हमें पाइपराजिन की सब्स्टिट्यूशन मिलती है, जो कि हेट्रोसाइकिल है। तो बाकी इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में कॉमन रहता है या फिर सिंपल पाइपराजिन, बाकी सब में पाइपराजिन होगी, बट वो थोड़ी सी सब्स्टिट्यूट होगी, यानी NH, और इस तरीके से यहाँ से कनेक्टेड होता है। अब लोमेफ्लॉक्सासिन में और गैटिफ्लॉक्सासिन में यही NH रहता है, लेकिन वो साइड से यहाँ से सब्स्टिट्यूटेड होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने मान लिया स्पारफ्लॉक्सासिन में थोड़ा सा अलग है, यानी मैं स्पार का पहले बना देता हूँ। दिस इज एन, दिस इज एन, यहाँ पे स्पार, स्पार मतलब पर, उसको पर बना दिया, एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे बना दिया, ठीक है। ये हमारा स्पारफ्लॉक्सासिन। अब बात करते हैं हम लोमेफ्लॉक्सासिन की और गैटिफ्लॉक्सासिन की, इन दोनों में सेम रहता है। क्या रहता है इस तरीके से, बस यहाँ पे CH3 जुड़ जाता है, ठीक है। वैसे याद, यहाँ पे भी CH3 जुड़े हैं, पर यहाँ पे 2 पर है, यहाँ पे एक ही है, तो ये इस तरीके से है। अब रही बात ओफ्लोक्सासिन की, तो ओफ्लोक्सासिन में भी यहाँ पे देख लेते हैं। ओफ्लोक्सासिन में भी सिंपल यही होता है, लेकिन इसी नाइट्रोजन पे CH3 जुड़ जाता है, ठीक है, सिंपल। मोक्सीफ्लोक्सासिन में थोड़ा सा डिफरेंट है, मैंने पहले बोला था इसको स्टार कर दो, क्योंकि इसका बस यहीं पे हमारा डिफरेंट आता है, दैट इज़ R7। किसकी बात हो रही है, ये R7 की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारी रिंग आएगी, तो बिल्कुल ऐसे ही बना देना सबसे पहले तो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन। अब ये वाला नाइट्रोजन यहाँ से गायब होता है और इसके साथ एक और रिंग जुड़ जाती है 5 मेंबर, ठीक है। तो ये वाला नाइट्रोजन मैंने गायब कर दिया, यहाँ पे एक और रिंग जुड़ जाएगी 5 मेंबर, जिसको हम इंडोल भी बोल सकते हैं। बस वो ऐसे इसके साथ सब्स्टिट्यूट हो जाती है, कोई भी बीच में डबल बॉन्ड नहीं आएगा, यानी ये पूरी पूरी रिंग पाइपेराडीन, दो नाइट्रोजन होते हैं तो पाइपेराजीन होती है, ठीक है। तो ये पाइपेराजीन वैसी की वैसी ही रहेगी। ये हमारी दूसरी वाली अलग है, दैट इज़ इंडोल, इंडोल का डेरिवेटिव है, तो इंडोलिडीन, इंडोल है, बस डबल बॉन्ड नहीं है, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाता है इस तरीके से। वैसे ये यहाँ से इस तरीके से जैसे जुड़ेगा नाइट्रोजन से, ये यहाँ से, ये यहाँ से। अब भाई हो तो गया, ठीक है, इसका भी मुझे डिफरेंस थोड़ा थोड़ा पता चल गया, इसका पता चल गया। अब ये और ये दोनों सेम ही है, इनमें एक ही जैसा हाइड्रोसाइकिल है, तो इसमें और इसमें ऐसा क्या फ़र्क हुआ कि ये सीधा फोर्थ जनरेशन में चला गया, सेकंड जनरेशन में चला गया। तो अब ये वाली सब्स्टिट्यूशन तो हमारी पेंडिंग है ना, ये वाली, ये वाली। तो यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन हुए जिसकी वजह से इसकी एक्टिविटी बढ़ गई, यानी स्पारफ्लोक्सासिन में कुछ ऐसा हुआ कि ये थर्ड जनरेशन में चला गया, एंड गैटिमॉक्सी फोर्थ जनरेशन में चला गया। अब हमने R6 का क्लियर किया, सिर्फ इसमें हमारा फ्लोरीन नहीं होता, बाकी हर जगह पर फ्लोरीन होता है। इसमें हमने क्लियर किया, पहले दो में C2H5, देन साइक्लोप्रोपाइल, पहले में C2H5, देन बाकी में साइक्लोप्रोपाइल, और इसका अलग ही है। देन R7 में हमने ये क्लियर कर दिया, ये फर्स्ट जनरेशन है तो CH3। सेकेंड जनरेशन में सबसे पहले हमारे पास ये पायराजिन रिंग आएगी, पाइपराजिन। देन पाइपराजिन में एक ब्रांच आएगी ओफ्लोक्सासिन में, साइड पे ब्रांच चली जाएगी लोमेफ्लोक्सासिन में,
और गैटिफ्लोक्सेसिन में स्पारफ्लोक्सेसिन पर मतलब 2 पर लग जाएंगे आगे पीछे, और मोक्सीफ्लोक्सेसिन को स्टार करके यहाँ पे ये वाली रिंग लग जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा लर्न करने का तरीका। अब थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा है थोड़ा सा इस पोजीशन पे जो लास्ट के स्ट्रक्चर हैं 3, उसमें ऐसा अपडेट हुआ कि वो थर्ड जनरेशन फोर्थ जनरेशन में चले गए, वो देख लेते हैं आगे। तो अब जो पहले 4 स्ट्रक्चर थे यानी फर्स्ट जनरेशन को सेकंड जनरेशन के, फर्स्ट जनरेशन का तो एक ही था नाइट्रिक एसिड, और जो बाकी 3 थे वो तीनों हम एक ही जगह पे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन था। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा नॉर्फ्लॉक्सासिन। दैन इनॉक्सासिन में भी हमने देखा था यहाँ पे नाइट्रोजन था। बाकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, ऑलमोस्ट क्या पूरे सिमिलर है इसके। दैन फोर्थ वाला था हमारा क्यूनोलोनी है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन। ठीक है, अब ये सब में रिंग ऐसी है, यहाँ पर सब में डबल बॉन्ड है, यहाँ पे COOH ग्रुप है और यहाँ पे डबल बॉन्ड O है। बाकी एरोमेटिक तो रिंग होगी सेम, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड ताकि पैरोडिन बन जाए, और ये COOH ग्रुप ये सब में प्रेजेंट होता है, ये किसी में गायब मत कर देना, इट इज़ एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। इस तरीके से COH और यहाँ पे इस तरीके से। अब सब में N लगा हुआ था ग्रुप। तो जो हमारा नाइट्रिक एसिड है उसमें हमने देखा था यहाँ पर कुछ नहीं होता, बाकी सब में फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, आगे भी जितने स्ट्रक्चर हैं सब में फ्लोरीन होगा। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था पहले वाले में यहाँ पर C2H5 होगा इस पोजीशन पे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे होगा C2H5। नॉर्फ्लॉक्सासिन में भी C2H5 होता है, और इन दोनों में साइक्लोप्रोपाइल होता है इस तरीके से। ठीक है, 2 पोजीशन क्लियर हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ पे पहले वाले में CH3 सब्स्टिट्यूशन होगा, बाकी सब में पाइपराजिन इस तरीके से। बस ये रिंग सब में यहाँ पे जोड़ देंगे, N NH सेम बिल्कुल यहाँ पर NH। अब ये दिख रहा है ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर एंड ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, सिर्फ यहाँ पे ये नेप्थाइड्रीन रिंग है और ये हमारी नाइट्रोजन के साथ है। तो ये हमारा नाइट्रिक एसिड है, नाम लिख देते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉर्फ्लॉक्सासिन, ये हमारा नेक्स्ट इनॉक्सासिन, और ये हमारा सिप्रोफ्लॉक्सासिन। बस याद रखना इसमें उसमें क्या फ़र्क है, दोनों में नेप्थाइड्रीन रिंग का और उसमें दूसरी रिंग है। तो यहाँ पर जो हमारे पास रिंग है डेट इज़ 1,4 डाईहाइड्रो 1,8 नेप्थाइड्रीन रिंग। बाकी यहाँ तो पता ही है तुमको, मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, दोनों के लिए था ये। और ये हमारा फर्स्ट जनरेशन ड्रग है, सिर्फ नाइट्रिक एसिड। यूज़ तो हम ज़्यादा सेप्रोफ्लॉक्सासिन करते हैं। ठीक है, मतलब सेकंड जनरेशन का ही ड्रग यूज़ कर रहे हैं। अब इसके बाद ओफ्लॉक्सासिन है, उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम लास्ट में देखते हैं, क्योंकि फिर वो जब हम सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे ना तो एक अच्छा सा आइडिया लग जाएगा कि उसमें ऐसा है क्या, हुआ क्या ऐसा। तो अब अगले जो हमारे 4 स्ट्रक्चर है वो भी सब सेम ही होंगे। इस बार तो नाइट्रोजन एक ही होगा, मतलब यहाँ पे सब में क्यूनोल बॉन्डिंग ही होगी। सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी। जो लास्ट के स्ट्रक्चर थे जो हमने 4 यहाँ पे ड्रॉ किए थे ना, वो वाले हैं। डबल बॉन्ड हो सब में होगा, COH ग्रुप सब में होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा ताकि पैरोडिन रिंग बन जाए, और एरोमेटिक रिंग होनी ही होनी। सेम यहाँ पर भी
और सेम यहाँ पर। अब हमने सबसे पहले देखा था सिर्फ इसमें, पहले वाले में C2H5 था इन पे, लेकिन सबसे पहले तो फ्लोरीन सब में है। तो इस बार मैं ब्लू से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सब में ही फ्लोरीन है, वो नाइट्रिक एसिड को अलग करना था इसलिए। यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन। अब एक्स्ट्रा फ्लोरीन भी आने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा नाइट्रोजन है सिर्फ इसमें C2H5 है, बाकी सब में साइक्लोप्रोपाइल है, इसमें भी साइक्लोप्रोपाइल है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था जब हम इस तरफ जाते हैं तो ये दोनों, दैट इज़ ये वाला, ये है हमारा स्पार, नाम पहले लिख देता हूँ। स्पार फ्लोक्सासिन जो हमारा थर्ड जनरेशन ड्रग है, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ ऐसा तो हुआ होगा उल्टा नाम, तो इसमें पर बहुत लगे हुए हैं। पर मतलब यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें आएंगी। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हमने देखा था जो इसकी वाली रिंग है ना, इसको 2 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, यानी एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने देखा था यहाँ पे जो है उसको एक ही ग्रुप लगा हुआ है, यानी एक CH3 लगा हुआ है। बिल्कुल सेम इसके नीचे ही, पहले एक छोड़ के था N N, कुछ इस तरीके से CH3, ठीक है। सब में सेम रिंग था। इसमें थोड़ा सा लगता है, इसमें कौन सी रिंग हमने पढ़ी थी, इट सेम ही रहती है, बस आगे को जोर लग जाता है। तो यहाँ पे जो नाइट्रोजन है वो 5 मेंबर रिंग बना देगा सबसे पहले, ठीक है। देन वो जो रिंग बनाएगा उसमें सबसे नीचे पोजीशन पे N होगा, कुछ इस तरीके से, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, बस आके NH आ जाएगा, ठीक है। अब जो मेन, ये और ये तो सिमिलर ही हो गए, बस इसमें C2H5 यहाँ पे वो आ गया। ये और ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है क्योंकि इसमें एक पर आया। अब यहाँ से ये थर्ड जनरेशन में स्किप करता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक और ग्रुप आता है NH2, क्योंकि ये लास्ट में जो थर्ड फोर्थ जनरेशन है ना, यहाँ पर इस पोजीशन और इस पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। तो यहाँ पर जो हमारा हम देखते हैं लोमर फ्लोक्सासिन, तो बाद में स्पार फ्लोक्सासिन में यहाँ पे आता है NH2 इस पोजीशन पे, और नीचे आता है फ्लोरीन। जबकि हम लोमर फ्लोक्सासिन की बात करते हैं तो यहाँ पे भी एक सब्स्टिट्यूशन आएगा, लेकिन यहाँ पे फ्लोरीन का ही सब्स्टिट्यूशन आएगा बिल्कुल नीचे। ये वाला सब्स्टिट्यूशन है NH2 का, सिर्फ यहीं पे होता है, ये एक्टिविटी बढ़ाता है, बट ये सिर्फ यहीं पे मिलेगा, यहाँ और यहाँ पे नहीं मिलेगा। इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ यहाँ पे मिलेगा, बाकी कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर के नाम लिखते हैं, ये हमारा लोमर फ्लोक्सासिन, ये हमारा गैटी फ्लोक्सासिन है, नॉक्सी फ्लोक्सासिन। ठीक है, गैटी फ्लोक्सासिन है, नॉक्सी फ्लोक्सासिन। अब ये हो गया सारा। अब इसमें से क्या अपडेट वर्जन आया, तो यहाँ पर इन दोनों ग्रुप में यहाँ पर OCH3 लगा है, ये मिथॉक्सी ग्रुप भी एक्टिविटी बढ़ाता है। बस इतना ध्यान रखें यहाँ पे कुछ भी ऊपर नहीं लगा है, ठीक है, किसी में भी नहीं लगा है, सिर्फ इसमें लगा है NH2 में। इसके पर का मतलब क्या था, स्पार के पर का, जो स्पार में होता है इसको पर होते हैं, वो पर का मतलब ये था 2 पर यहाँ पर और 1 पर यहाँ पे जो NH2 लगा हुआ है, ठीक है। मेरे काम था स्ट्रक्चर याद करवाना, आई होप सो अच्छे से हो गए होंगे, ठीक है। बस स्पार में यहाँ पे NH2 है, बाकी जब हम लास्ट वाले 4 पढ़ते हैं ना तो इस पोजीशन पे भी आना सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। तो पहले 2 में फ्लोरीन है और दूसरे 2 में OCH3 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले 2 में जो R8 पोजीशन है वो फ्लोरीन है, और दूसरे 2 में R8 पोजीशन पे वो CH3 है, जो कि एक्टिविटी बढ़ा रहा है। ये थर्ड जनरेशन ड्रग है और ये दोनों हमारे फोर्थ जनरेशन ड्रग है। मुझे पेंसिल लिखो ताकि दिखे भी। थोड़ा थोड़ा अंतर ही आया है, इसमें ये रिंग बदल गई इसलिए थोड़ा सा ऐसे और अपडेट हो गया। इसमें ये NH2 है,
लेकिन यहाँ पे OCH3 ग्रुप जब आता है तो ये इस NH2 फ्लोरीन की वैल्यू ही ख़त्म कर देता है, तो ये 4th जनरेशन में स्किप कर जाता है जब ये OCH3 ग्रुप यहाँ पे लग जाएगा, मतलब मिथॉक्सी ग्रुप लग जाएगा। तो लास्ट में लिख देना कि सार में कि मिथॉक्सी ग्रुप जो है वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, ठीक है, तभी वो 4th जनरेशन में चले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद लास्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास ओफ्लोक्सासिन का, वो देख लेते हैं, उसमें थोड़ा सा ही चेंज आया है, ठीक है। लास्ट क्विनोलोन का स्ट्रक्चर है ओफ्लोक्सासिन, तो थोड़ा सा ही डिफरेंट है। सबसे पहले तो हमारे पास क्विनोलोन आएगा, ठीक है। देन यहाँ पे COH ग्रुप आएगा जो सब में आता है, यहाँ पे कीटोन ग्रुप होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ताकि पायरोनिक बन जाए। देन यहाँ पे हमारे पास बेंजीनिंग होगी। दिस पोजीशन वी हैव फ्लोरीन। दिस पोजीशन हमने देखा था नाइट्रोजन पे हम देखते हैं जब यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ ऐसा होगा लाइक हर C2H5 होता है, तो यहाँ पे मान लेते हैं हम C2H5 है हमारे पास, ठीक है। लास्ट में हम देख रहे थे जो 4th जनरेशन में गए थे वहाँ पे OCH3 था, ठीक है, ये भी मान लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था जो ये स्ट्रक्चर है, इसका भी सबसे डिफरेंट था, बीच में था ना ये, तो यहाँ पे जो N है इसके ऊपर ही पर आ जाता है, ठीक है। अब ये जो C2H5 और OCH3 ये यहाँ पे रिंग बना देंगे, बस इसमें इतना ही फ़र्क है, क्योंकि मैंने बोला 4th जनरेशन में जब हम जाते हैं तब CH3 आता है, लेकिन वो CH3 रिंग बना देता है, इसलिए ये बेचारा 2nd जनरेशन में आ जाता है, ठीक है। अगर वो रिंग तोड़ देगा तो वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, ओके। तो अब ये इस तरीके से C2H5 और OCH3 इस तरीके से रिंग बना देंगे, मतलब यहाँ पर मेरी वो है और ये वाला कार्बन इस तरीके से। अब C2H5 है तो यहाँ से एक इसका CH3 निकल जाएगा, तो यानी ये वाला जो था N, ये था C2H5 और वो वाला जो कार्बन था वो था OCH3। ये मैं याद करने के लिए बता रहा, ऐसा था नहीं था वो पता नहीं। तो अब ये ऐसे इसने रिंग बना दी, इसलिए ये OCH3 बाहर निकल गया, तो ये हमारा ओफ्लोक्सासिन का स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं मैकेनिज्म एक्शन ऑफ क्विनोलोन्स। अब सिर्फ ओफ्लोक्सासिन का नहीं बता रहा हूँ, सबका बता रहा हूँ। अब करते क्या है ये जो क्विनोलोन्स हैं, ये इनहिबिट करते हैं DNA गायरेज को, अब DNA गायरेज गायरेज से नाम पता चल रहा है एक एंजाइम है, तो ये टाइप है DNA पॉलीमरेज, DNA पॉलीमरेज 2, तो ये टाइप है DNA पॉलीमरेज 2 का ही। अब DNA गायरेज करता क्या है, सबसे पहले इसका फंक्शन, तो ये जो है हमारा नेगेटिव सुपर कॉइलिंग कॉज करता है। अब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का क्या मतलब है, एक आती है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग, एक आती है पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। अब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग का मतलब है उसको खोलना, क्योंकि पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग का क्या मतलब होगा, तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग क्या मतलब है, कॉइल से ही समझ रहा है, सुपर कॉइल करना, यानी यानी जब DNA रेप्लिकेशन होती है या ट्रांसक्रिप्शन होती है, तो जो हमारा ये से DNA है, ठीक है। अब DNA खुलेगा तभी तो उसके अंदर RNA आएगा और वो mRNA प्रोड्यूस होगा, ठीक है। DNA पॉलीमरेज काम करेगा, मतलब उसकी अनवाइंडिंग होना ज़रूरी है। तो पॉजिटिव सुपर कॉइल का मतलब है इसको खोलने के बाद वापस से सुपर कॉइल मतलब कॉइल स्टेज में लाना, यानी मैंने मान लिया ये मेरा DNA खुला हुआ था इस तरीके से। अब नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्या होता है, जब ये प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, तो पॉजिटिव सुपर कॉइल्स वापस बन जाते हैं। अब DNA गायरेज क्या करता है, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग करता है, यानी वो उसको खोलता है, ठीक है। मतलब ये जो है इस तरीके से तो उसको खोलेगा ताकि रेप्लिकेशन हो, ठीक है। तो अब क्विनोलोन्स क्या करते हैं, ये इस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं, क्योंकि DNA गायरेज को इनहिबिट कर रहे हैं, तो DNA गायरेज को इनहिबिट कर रहे हैं, तो ये जो प्रोसेस है ये प्रिवेंट हो जाएगा, यानी इट प्रिवेंट्स नेगेटिव सुपर कॉइलिंग।
नेगेटिव सुपर कॉइलिंग नहीं होगी तो डीएनए आरएनए सिंथेसिस होगी नहीं, क्योंकि अनवाइंडिंग नहीं हुई, तो हम इसको कह सकते हैं अनवाइंडिंग। याद रखने के लिए बस जो बुक में वर्ड है वो है नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। ये नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है कौन? क्यूनोलोन्स। ठीक है, ठीक है। तो अनवाइंडिंग नहीं हुआ, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट कर दिया क्यूनोलोन्स ने, इसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, ट्रांसलेशन नहीं होता है, वो सब प्रोसेस ब्लॉक हो जाते हैं, यानी रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक हो जाते हैं। 10 ब्लॉक्स ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? आरएनए फॉर्मेशन एंड रेप्लिकेशन ब्लॉक कर देगा। ठीक है, कौन ब्लॉक करेगा? ये क्यूनोलोन। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, रेप्लिकेशन नहीं होगा, रेप्लिका नहीं बनेगा हमारे बैक्टीरिया का, तो बैक्टीरिया तो मर जाएगा, तो जिसकी वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस को भी इनहिबिट करता है। तो ये सब कैसे इनहिबिट हुआ? क्योंकि वो डीएनए खुल ही नहीं रहा है, डीएनए खुलेगा नहीं, एमआरएनए नहीं बनेगा, एमआरएनए नहीं बनेगा, रेप्लिका भी नहीं बनेगा। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन भी नहीं हुआ, रेप्लिकेशन भी नहीं हुआ, और एमआरएनए ही नहीं बन रहा है तो प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होगी? ठीक है, तो ये सब एक प्रोसेसेस एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्यूनोलोन जो है वो डीएनए गायरेज, मतलब मेन यही लिखना कि डीएनए गायरेज को इनहिबिट करता है और सुपर कॉइलिंग, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करता है, बाकी सब समझने के लिए। ठीक है, तो क्यूनोलोन्स में हमने इसके स्ट्रक्चर देख लिए सारे के सारे, एसएआर देख लिया और इसका मैकेनिज्म एक्शन देख लिया। ठीक है, अगर क्यूनोलोन्स आएगा लॉन्ग में तो ये सभी लिखना है। उसके बाद इसके यूजेस यही है, यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। उसके बाद कुछ क्यूनोलोन्स, इनको छोड़कर सिप्रोफॉक्सासिन वगैरह, ये तो एंटीबायोटिक्स आ गई, कुछ क्यूनोलोन्स जैसे हम एंटी मलेरियल में भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे क्लोरोक्विन हमने पहले ही पढ़ा, तो वो सब इसके यूजेस लिख देना। ठीक है, नेक्स्ट अब मिसलेनियस कंपाउंड देख लेते थोड़ा सा। सो अंडर मिसलेनियस हमारे पास 3 स्ट्रक्चर है, जिसका हम मैकेनिज्म एक्शन वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो इसमें हमारा 3 स्ट्रक्चर है, डेट इज नाइट्रोफ्यूरनटोइन, फ्यूरानज़ोलिडीन और मिथेनामाइन। तो तीनों यहीं पे बना देते हैं। नाइट्रोफ्यूरनटोइन और फ्यूरानज़ोलिडीन एक जैसे ही हैं, और तीसरा है मिथेनामाइन। अब जो मिथेनामाइन है ये हम इसके सॉल्ट्स के साथ यूज़ करते हैं, अभी केवल इतना याद रखना, मिथेनामाइन। ओके, अब यहाँ पर जो नाइट्रोफ्यूरनटोइन है, अब नाइट्रोफ्यूरनटोइन में नाइट्रो ग्रुप, फ्यूरान रिंग, सेम यहाँ पर भी आएगी, नाइट्रो और फ्यूरान रिंग दोनों आएंगी। उसके बाद टोइन, टोइन मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड ओ आएगा। ठीक है, और जोलिडीन में याद रखना ओ से यहाँ पर ओ भी आने वाला है। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे नाइट्रोजन लाना है और कार्बन लाना है। तो कार्बन कनेक्ट है नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड से, सेम यहाँ पे भी कार्बन कनेक्ट है नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड से। अब नाइट्रोफ्यूरान, तो क्या करना है, इस कार्बन के साथ फ्यूरान रिंग जोड़ देनी है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, सेम यहाँ पर भी, और ये कहता है फ्यूरान के साथ नाइट्रो ग्रुप भी है, तो नाइट्रो ग्रुप जोड़ देना है इसके बिल्कुल अपोजिट, यहाँ पे NO2। ठीक है, तो फ्यूरान में दोनों डबल बॉन्ड होते हैं यहाँ पे, सेम यहाँ पे भी NO2। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है? तो बस अब जो इसके साथ अगली रिंग जुड़ने वाली है, यहाँ पे क्या है, NO2। ठीक है, अब दिख रहा है, हाँ। तो अब जो इसके साथ अगली रिंग जुड़ने वाली है, तो इसको इसका कलर चेंज कर दे तो आगे दिखेगा नहीं। ठीक है, अब कलर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा, तो यहाँ पे जिस नाइट्रोजन के साथ ये रिंग जुड़ने वाली है वो हमारे पास, और ये नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आगे रिंग बना रहा है 5 मेंबर। ठीक है, एमिडाइजोल सेम आगे ये है, बट ये एमिडाइजोल के साथ नहीं है, ये यहाँ पे ऑक्सीजन है, क्योंकि मैंने बोला इस ओ से हाथ में यहाँ पे ओ आएगा। ठीक है, बस इतना।
इडीन है मतलब कोई भी यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं आएगा रिंग में, और यहाँ पे भी कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं आएगा। बस यहाँ पे होगा क्या, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ओ है, देखिए इस पर 2 डबल बॉन्ड ओ है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा NH, और ये कार्बन के भी 4 बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पे CH हो जाएगा। बस इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा फ्यूरानजोलिडीन का और नाइट्रोफ्यूरानटोइन का, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सीधा करके बना देता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसको थोड़ा सीधा करके बना दिया, और मैंने इसको कल हाईलाइट भी कर दिया कि बाकी सब सेम है, बस यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे NH के साथ डबल बॉन्ड O है। तो ये नाइट्रोफ्यूरानटोइन है, और फ्यूरानजोलिडीन में O आएगा, जिसमें O आएगा उसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड O नहीं आएगा, ठीक है। बस इतना ही इसका स्ट्रक्चर। बस इतना याद रखना, जो नाइट्रोफ्यूरानटोइन है इसमें जो हमारी रिंग आ रही है वो कौन सी है, इमाजोलिडीन, या फिर हम कह सकते हैं इमाजोलिडीन। और 2 और 4 पोजीशन, इस तरीके से 1 2 3 4, 2 और 4 पोजीशन पे डाई होगा, 2 4 डाइओल। तो यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगी हमारी ऑक्सा अजोल, तो यहाँ पे आ जाएगी ऑक्सा अजोलिडीन रिंग, जिसपे 2 पोजीशन पे ऑन है, तो आ जाएगी ऑक्सा अजोलिडीन 2 ऑन, तो ये इसकी रिंग का नाम होगा। मिथेनामाइन, मिथ मतलब मिथाइल, और अमाइन मतलब NH2। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है, 4 N2 बना देने हैं हमें, 4 N बनाने हैं और 4 कार्बन बनाने हैं, N N N N। अब बस इसको कार्बन के साथ कनेक्ट कर दो, तो मैं थोड़ा अलग पेन से बना देता हूँ इस तरीके से, CH2 चारों के बीच में आ गया। अब ऐसा होता है ना, ये इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, हम कुछ इस तरीके से बना देते हैं, CH2 यहाँ पे कुछ इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा क्रॉस दिख रहा है, बस 2 कार्बन इसमें जोड़ देने हैं, तो ये इस तरीके से आता है यहाँ पे, और ये ठीक है, CH2 चारों के बीच में है, और N के ऊपर कोई भी H नहीं आएगा, क्योंकि N ने हर जगह से 3 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक है, 4 N ने। तो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मिथेनामाइन। मिथेनामाइन में हम इसके सॉल्ट यूज़ करते हैं, हिपुरेट, मेंडेलिट वगैरह, ठीक है। तो ये था हमारा यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।